आज भी एक इंपोर्टेड शासक की चर्चा होगी मित्रों। आपको पता होगा कल भी हमने मारवाड़ में पढ़ा था मित्रों मालदेव को, और मालदेव की डिटेल से चर्चा की थी मित्रों। कल वाली क्लास में मालदेव की चर्चा की थी। और आज से मित्रों मालदेव का पुत्र राव चंद्रसेन पढ़ेंगे। एक ऐसा शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बदले जिसने कांटों के मार्ग को अपनाया, ऐसा शासक जिसने अकबर की अधीनता को ठुकरा दिया, और उस शासक की आज चर्चा करेंगे। वह शासक है आज मित्रों राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। और मित्रों इस राव चंद्रसेन का जो कार्यकाल है, यह कार्यकाल रहेगा आपके 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक ये जो शासनकाल है, ये किसका है मित्रों? ये शासनकाल है राव चंद्रसेन का। इंपोर्टेंट शासक है मित्रों। यहां से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ग्रेड में भी बाकायदा राव चंद्रसेन है वो सम्मिलित किया गया है। जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वहां पर भी मित्रों राव चंद्रसेन है। इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो चलिए मित्रों इस राव चंद्रसेन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो राम राम सैनी जी, स्वागत आपका। तो देखिए मित्रों जो मालदेव पढ़ा था कल, नमस्कार सुमन जी, कल हमने राव मालदेव पढ़ा था और मैंने बताया था कि मालदेव है और मालदेव का बड़ा पुत्र था राम, या राम सिंह बोल दो आप, एक ही बात है। राम के बाद में जो 2 नंबर था वह था उसके बाद में उदय सिंह, जिसे बाद में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर का था चंद्रसेन। मालदेव का 3 नंबर का पुत्र कौन सा था मित्रों? चंद्रसेन। और चंद्रसेन के बाद में एक पुत्र था, चंद्रसेन के बाद में था आपका रायमल। ये 4 पुत्र थे प्रमुख। अब देखो मित्रों जब राव चंद्रसेन शासक बनेगा, ये तो आपको भी पता है कि जब है बड़े भाइयों को छोड़कर छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया जाएगा तो बड़ा भाई नाराज होगा। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि राम और उदय सिंह है वो इस चंद्रसेन से बड़े थे। जबकि मालदेव ने किसको शासक बना दिया? राव चंद्रसेन को शासक बना दिया। अब नाराज कौन होंगे मित्रों? नाराज ये स्वाभाविक है, इसके बड़े भाई नाराज होंगे। और बड़े भाई कौन थे? उधर उदय सिंह और जो बड़ा पुत्र था राम, ये दोनों है मित्रों क्या इससे नाराज हो जाते हैं। तो देखिए मित्रों इनके भाइयों के विद्रोह का दमन करता है। सबसे पहले तो भाइयों के विद्रोह का दमन, जो राव चंद्रसेन है मित्रों, ये सबसे पहले अपने भाइयों के विद्रोह का दमन करेगा। सबसे पहले अपने भाइयों के विद्रोह का दमन करेगा। वो किस प्रकार करेगा? देखिए सबसे पहले जो मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र, मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? राम, या राम सिंह भी बोल सकते हो आप। मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र कौन था मित्रों? मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र था राम। और इस राम ने मित्रों सबसे पहले केलवा को लूटा। जो केलवा की जागीरदारी है उस केलवा को लूटा और अपने भाई के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। राव चंद्रसेन के विरुद्ध क्या कर दिया मित्रों? इस राम ने क्या कर दिया? केलवा को लूटकर है विद्रोह कर दिया। उसके पश्चात मित्रों इस चंद्रसेन ने अपने भाई राम के विद्रोह को दबाया और इसके पश्चात कहते हैं कि दोनों भाइयों में संधि हो जाती है। संधि के तहत है इस चंद्रसेन ने अपने भाई राम को एक जागीर दी, सोजत की। कौन सी थी? सोजत, जो पड़ता है पाली में। तो सोजत की जागीर किसे दी गई? राम को। तो राम को इसने सोजत की जागीर दी। लेकिन मित्रों राम है, ये राम मित्रों इस सोजत की जागीर से है वो ना खुश था। और देखिए मित्रों मालदेव के समय में भी इस राम को है एक जागीर और दी गई थी, वह थी गुंदोज की। गुंदोज या गुरोज भी कहते हैं इसे, गुंदोज या गुरोज भी आप कह सकते हैं। तो मालदेव ने भी मित्रों इसके समय, मालदेव के समय कहते हैं राम को गुंदोज या गुरोज की जागीरी प्राप्त थी। उसके पश्चात इसने केलवा को लूटा था और केलवा को लूटा तो दोनों भाइयों के मध्य क्या हुआ मित्रों? दोनों भाइयों में समझौता हुआ और उसके मध्य सोजत है। इस सोजत की जागीरी किसे दी गई? इस राम को दी गई। इसके पश्चात कहते हैं कि राम है ये सोजत की जागीरी से क्या है? खुश नहीं होता है। और खुश नहीं होता है तो इसलिए ये 1564 में, ये राम है 1564 में अकबर की शरण में चला जाता है। राम है वो किसकी शरण में चला गया मित्रों? 1564 में मित्रों ये अकबर की शरण में चला गया। ठीक है, इधर देखो एक पुत्र और था मालदेव का ही नंबर 2 का पुत्र, यानी राम के बाद का दूसरा पुत्र, मालदेव का दूसरा पुत्र कौन था? दूसरा बड़ा पुत्र वो था उदय सिंह।
मालदेव का मित्रों दूसरा बड़ा पुत्र कौन सा था मित्रों? दूसरा बड़ा पुत्र था उदय सिंह। और उदय सिंह की बात की जाए तो उदय सिंह के पास वैसे फलोदी की जागीर पहले से थी। उदय सिंह के पास मित्रों फलोदी की जागीर है, वो पहले से ही है, उदय सिंह के पास थी, ठीक है। और इसके पश्चात मित्रों उदय सिंह ने भी है मित्रों इस पर किस पर आक्रमण कर दिया? अपने छोटे भाई चंद्रसेन पर, अपना राज्य लेने के लिए किस पर आक्रमण कर दिया था मित्रों? चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया था। किसने मित्रों? इस उदय सिंह है जिसके पास फलोदी की जागीर पहले से थी, लेकिन किस पर आक्रमण कर दिया? अपने भाई चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात इस उदय सिंह को चंद्रसेन ने एक युद्ध में हराया। चंद्रसेन ने या इसके भाई छोटे भाई ने इसे लोहावट के युद्ध में हराया। लोहावट युद्ध में इसको कहते हैं कि 1563 में अपने भाई उदय सिंह को चंद्रसेन ने अपने भाई उदय सिंह को किस युद्ध में हराया मित्रों? लोहावट के युद्ध में हराया। और लोहावट युद्ध में हारने के पश्चात ये उदय से भी किसकी शरण में चला गया मित्रों? ये उदय से भी है, उसके बाद में अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर की शरण में कौन चला गया मित्रों? लोहावट युद्ध के पश्चात। लोहावट युद्ध के पश्चात ये आपका उदय सिंह भी है अकबर की शरण में चला गया। अर्थात राव चंद्रसेन के दोनों बड़े भाई है किसकी शरण में गए? चंद्रसेन की शरण में गए। इसके पश्चात कहते हैं कि इस चंद्रसेन से एक छोटा वाला भाई था, हाँ चंद्रसेन से छोटा भाई था रायमल। कौन था? रायमल। और रायमल मित्रों रायमल को दुनार के युद्ध में, इसके पश्चात में इस चंद्रसेन का जो छोटा भाई था, चंद्रसेन का सबसे छोटा भाई था रायमल। कौन था? रायमल। इस रायमल के पास मित्रों दुनार की जागीर थी और इस दुनार के क्षेत्र में रायमल को हराया। दुनार में किसे हराया? रायमल को। इस प्रकार अपने भाइयों को, सभी भाइयों को हराता है और ये सारे भाई किसकी शरण में चले जाते हैं मित्रों? ये सारे के सारे भाई मिलकर है वो अकबर की शरण में चले जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए प्रारंभिक जीवन की बात की जाए, हम चंद्रसेन के प्रारंभिक शासनकाल की बात की जाए मित्रों, तो प्रारंभिक शासनकाल में इसने अपने भाइयों के विद्रोह का दमन किया। अर्थात सबसे पहले बड़े भाई राम है, इस राम को है सोजत की जागीर दी थी इसने, इससे पहले गुंदोज की जागीर थी, लेकिन है ये रूस कर है अकबर की शरण में चला जाता है। उसके पश्चात उदय सिंह है, उदय सिंह को भी फलोदी की जागीर थी, लेकिन मित्रों ये उदय सिंह है, इस उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में है हरा देता है। और उसके पश्चात उदय सिंह भी मित्रों किसकी शरण में गया? उदय सिंह भी मित्रों उसी अकबर की शरण में गया। रायमल जो सबसे छोटा था, जिसके पास दुनार की जागीर थी, ये भी मित्रों इससे रुष्ट होकर कहां चला जाता है? रायमल भी मित्रों उसके पश्चात में ये अकबर की शरण में चला जाता है। अब देखिए मित्रों इतना हो गया। अब ये जब भाई है सभी मिलकर अकबर की शरण में चले जाते हैं, तो मित्रों अब है अकबर है इस राव चंद्रसेन के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर 1564 ईस्वी में भेजता है हुसैन कुली खां को। अकबर किसे भेजता है? हुसैन कुली खां का आक्रमण जोधपुर पर हुसैन कुली खां का आक्रमण कौन भेजता है? अकबर किसे भेजता है? हुसैन कुली खां को। हुसैन कुली खां को कब भेजता है? 1564 में। कब भेजता है? 1564 में मित्रों अकबर हुसैन कुली खां को भेजता है जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए। और मित्रों इस समय जो ये राव चंद्रसेन है वो जोधपुर छोड़कर चला जाता है भादरा जोन की तरफ और जोधपुर पर अधिकार किसका हो जाता है? मुगलों का। तो मित्रों चंद्रसेन किधर चला जाता है? ये चंद्रसेन है मित्रों जोधपुर छोड़कर भादरा जोन की तरफ चला गया। और जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया मित्रों? जोधपुर पर यहां पर है मुगलों का अधिकार हो जाता है। अर्थात जब हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1564 में यहां पर आक्रमण हुआ मित्रों, तो ये राव चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर किधर चला गया? भादरा जोन की तरफ चला गया मित्रों। और यहां पर दुर्ग पर अधिकार किसका हो जाता है? मुगलों का इस पर अधिकार हो जाता है। हाँ ठीक है मित्रों, तो भादरा जोन की जो पहाड़ियां है, भादरा जोन का जो क्षेत्र है वो जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भादरा जोन कहते हैं और वहां पर ये चला जाता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में देखिए मित्रों अकबर लगाता है नागौर दरबार। नागौर दरबार कौन लगाता है मित्रों? अकबर लगाता है नागौर दरबार का आयोजन। अकबर नागौर दरबार का आयोजन कब करता है मित्रों? नवंबर 1570 में। नवंबर 1570 में मित्रों अकबर है वो नागौर दरबार का आयोजन करता है। नागौर दरबार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि अकबर है ये जानना चाहता था कि राजपूताना के कितने शासक हैं।
वो मेरे पक्ष में है। अर्थात कितने ऐसे शासक है जो मेरे अधीन रहना स्वीकार करते हैं और अपनी है मित्रों। इस बात को जानने के लिए अकबर यहाँ पर मित्रों नागौर दरबार का आयोजन करता है और ये नागौर दरबार का आयोजन नवंबर 1570 में किसके सहयोग से करता है अकबर? भारमल के सहयोग से। आमेर का शासक भारमल, जिसने सबसे पहले है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो भारमल के सहयोग से नागौर दरबार का आयोजन मित्रों किसके सहयोग से किया जाता है? नागौर दरबार का आयोजन है मित्रों भारमल के सहयोग से यहाँ पर अकबर करता है। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों, इस नागौर दरबार में कई शासक आए थे। नागौर दरबार में मित्रों कई शासक आए थे और नागौर दरबार में कौन कौन से शासक आए थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की? इस नागौर दरबार में देखिए मित्रों जैसलमेर से आया था हरराय बाटी। कौन आया था? हरराय बाटी, जिसके बारे में हम बाटी वंश में डिटेल से बढ़ेंगे मित्रों। एक बार इन शासकों का नाम देखना आपको, बाटी वंश में बढ़ेंगे इसको। जैसलमेर से कौन था? हरराय बाटी। बीकानेर से कौन था मित्रों? बीकानेर से कल्याणमल। कौन था मित्रों? बीकानेर से था कल्याणमल। कल्याणमल वह उसका पुत्र, बीकानेर से कल्याणमल वह उसके पुत्र राय सिंह पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह वह पृथ्वीराज राठौड़। तो मित्रों राय सिंह और पृथ्वीराज पढ़ेंगे हम बाटी राजवंश और बीकानेर का जब राजवंश पढ़ेंगे तो डिटेल में इन शासकों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो मित्रों नागौर दरबार में जैसलमेर से हरराय बाटी आया और बीकानेर से कौन आता है? बीकानेर से मित्रों कल्याणमल और उसका पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। इधर देखिए मित्रों रणथंभौर से आता है सुरजनहाड़ा, जिसने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। सुरजनहाड़ा कहां से आता है? रणथंभौर से मित्रों सुरजनहाड़ा आता है। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात देखिए मित्रों इसका भाई कौन था? चंद्रसेन का भाई कौन था? इधर मोटा राजा उदय सिंह। कौन था मित्रों? मोटा राजा उदय सिंह। ये उदय सिंह कौन था मित्रों? चंद्रसेन का भाई था मोटा राजा उदय सिंह। ये भी इस नागौर दरबार में क्या लेता है मित्रों? भाग लेता है। तो नागौर दरबार में देखिए मित्रों जैसलमेर से आया था हरराय भाटी आया था, बीकानेर से कल्याणमल और कल्याणमल के पुत्र था राय सिंह और कौन था इधर? पृथ्वीराज राठौड़। कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। इधर सुरजनहाड़ा आया था रणथंभौर से और उदय सिंह जो किसका भाई था मित्रों? उदय सिंह इस चंद्रसेन का भाई था। अब मित्रों यहीं पर यह भी ध्यान में रखना है मित्रों कि जो यहां पर ये राव चंद्रसेन है, ये राव चंद्रसेन भी इस नागौर दरबार में आया था। राव चंद्रसेन भी मित्रों इस नागौर दरबार में आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। राव चंद्रसेन है वो नागौर दरबार में आता है मित्रों, लेकिन यहां पर राव चंद्रसेन है ये अकबर की स्वार्थ सिद्धि के कारण या अपने मान सम्मान के लिए या अपने स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए यहां से नागौर दरबार से वो चला जाता है। यानी नागौर दरबार में आया था। बिल्कुल गिरवर सिंह शेखावत स्वागत आपका भी। हाँ, नागौर दरबार में कौन आया था? राव चंद्रसेन भी आया था। जितने भी शासक थे मित्रों उनके साथ कहते हैं कि राव चंद्रसेन भी आया था, लेकिन अकबर है, अकबर की स्वार्थ सिद्धि को देखकर इसे लगा कि अकबर है यहाँ पर राजपुताना के शासकों को आपस में ही लड़वा कर यहाँ पर राज करना चाहता है। ये अकबर की स्वार्थ सिद्धि है और ये अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहता था और इसलिए मित्रों राव चंद्रसेन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है और यहां से क्या करता है? चला जाता है। कहां चला जाता है? नागौर दरबार से चला जाता है मित्रों ये भादरा जोन की तरफ। भादरा जोन की तरफ नागौर दरबार से कहां चला जाता है मित्रों? भादरा जोन की तरफ चला जाता है और अकबर यहीं से इससे क्या होता है मित्रों? नाराज हो जाता है, क्योंकि अकबर के सारे जितने राजपुताना के जो शासक थे, बड़े बड़े शासक थे, वो यहाँ पर मित्रों है वो है मित्रों इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। यहां पर है अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन जब राव चंद्रसेन है यहां से इस दरबार में आने के पश्चात कुछ कहे बगैर चले जाता है, तो यहां से अकबर क्या होता है मित्रों? इससे नाराज हो जाता है। अब मित्रों यहां पर जो देखो ये तो चला गया था भादरा जोन की तरफ और इस नागौर दरबार के पश्चात एक बार प्रश्न यह आया था कि नागौर दरबार के पश्चात अकबर ने जोधपुर का दुर्ग है वो किसे दिया? नागौर दरबार के पश्चात अकबर ने जो जोधपुर का दुर्ग दिया था वह मित्रों दिया था राय सिंह को। किसे सौंपा था? राय सिंह को 1572 से लेकर 74 ईस्वी तक। राय सिंह जो कल्याणमल का पुत्र था, बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह। इस राय सिंह को 1572 से 74 ईस्वी तक है मित्रों जोधपुर का क्या बनाया गया? प्रशासक। जोधपुर दुर्ग का प्रशासक
बीकानेर के किस शासक को बनाया गया मित्रों? ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन। राय सिंह को 1572 से 74 तक है जोधपुर दुर्ग का प्रशासक बनाया था किसने? अकबर ने। और मित्रों ध्यान रखना, अकबर ने इसी नागौर दरबार के दौरान एक शुक्र तालाब भी बनाया था पानी के लिए। यहाँ पर पानी की कमी थी, अकाल था, इसलिए कहते हैं कि अकबर ने इसी नागौर दरबार के दौरान है वो नागौर में क्या बनाया था? एक शुक्र तालाब भी बनाया था। मित्रों इतनी हमने चर्चा की है, एक बार वापस आप रिपीट कीजिए इसको। राय सिंह इंपोर्टेंट शासक है मित्रों, एक एक लाइन आपको याद करनी है। ये तो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, अपने भाइयों के विद्रोह का दमन किया। इसके पश्चात देखो जब ये रावचंद्र सेन है, ये यहाँ पर अब इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता अकबर की, तो हुसैन कुल्ली खां है, हुसैन कुल्ली खां 1564 में है, अकबर का नेतृत्व करता है और यहाँ पर है मित्रों आक्रमण करता है, क्योंकि ये सारे के सारे भाई है वो अकबर की शरण में चले गए थे। और अब हुसैन कुल्ली खां जब आक्रमण करता है 1564 में मित्रों, तो चंद्रसेन बहादुर जोन की तरफ चला गया। इसके पश्चात अकबर ने राजपुताना के शासकों को अपने अधिकार में करने के लिए एक नागौर दरबार का आयोजन किया नवंबर 1570 में, ठीक है। हाँ, इसके पश्चात आपको ध्यान रखना, ये जो नागौर दरबार का आयोजन किया था वो भारमल के सहयोग से किया था। हाँ बिल्कुल, राजपुताना का कर्ण सेनी पढ़ेंगे हम, बीकानेर का जब राठौड़ वंश पढ़ाएंगे बिल्कुल बताएंगे आपको, डिटेल में पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। हरराय बाटी आया था जैसलमेर से, हरराय बाटी है वो जैसलमेर से आया था इस दरबार में। बीकानेर से कौन आया था? कल्याणमल और उसके पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। रणथंभौर से सूरजन आया था। इधर इस चंद्रसेन का भाई था उदय सिंह, ये भी है वो अकबर का कृपा पात्र बना था, यहाँ पर अकबर की शरण में गया हुआ था। इसी नागौर दरबार में मित्रों रावचंद्र सेन भी आया था, लेकिन अपने स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए मित्रों यहाँ पर है ये है यहाँ से चला जाता है और भादरा जोन की तरफ चला जाता है। पीछे से मित्रों जो अकबर है ये जोधपुर दुर्ग का है मित्रों प्रशासक है। 1572 से 74 तक किसे नियुक्त कर देता है? 1572 से 74 तक है मित्रों है अकबर है। राय सिंह जो कल्याणमल का पुत्र था बीकानेर का, राय सिंह को है यहाँ पर 2 वर्षों के लिए यहाँ पर है जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर देता है। और इसी नागौर दरबार के दौरान इस अकबर ने यहाँ पर है शुक्र तालाब का निर्माण नागौर में करवाया था। इतना क्लियर हुआ तो मित्रों आगे बढ़े मित्रों, यदि इतना क्लियर हो गया तो। चलिए अब देखो मित्रों, अब हम पढ़ेंगे अकबर द्वारा इस रावचंद्र सेन को अधीन करने के लिए जो जो अपने सैनिक अभियान भेजे जाते हैं, किन किन के नेतृत्व में, और क्या राय सिंह इनकी प्रतिक्रिया करता है, इन सभी बातों की चर्चा मित्रों अब हमें करेंगे। हाँ चलिए, हाँ चले। हाँ अब देखिए मित्रों, सबसे पहले इस रावचंद्र सेन को अधीन करने के लिए अकबर द्वारा हुसैन कुल्ली खां को भेजा जाता है। ये रावचंद्र सेन कहां चला गया था मित्रों? नागौर दरबार के पश्चात ये चला गया था भादरा जून की तरफ, भादरा जून की पहाड़ियों की तरफ चला गया था। और हाँ बिल्कुल आपको बातें नहीं करनी, ध्यान रखना है, अनावश्यक कमेंट से बचे भाई मित्रों, सिर्फ और सिर्फ इधर ध्यान रखिए। हाँ अब भादरा जून की तरफ चला जाता है रावचंद्र सेन। अब रावचंद्र सेन भादरा जून की तरफ चलता है और 1571 ईस्वी में जब है ये रावचंद्र सेन है भादरा जून की तरफ चला जाता है। इसके पश्चात है इसका पीछा करने के लिए, रावचंद्र सेन का पीछा करने के लिए किसे भेजता है? हुसैन कुल्ली खां को। इसका पीछा कौन करता है? हुसैन कुल्ली खां। रावचंद्र सेन का पीछा कौन करता है मित्रों? हुसैन कुल्ली खां। और ये 1571 में भादरा जून की तरफ चला जाता है। हुसैन कुल्ली खां इसका पीछा करता है मित्रों, और हुसैन कुल्ली का पीछा करता हुआ 1571 में ये भादरा जून की तरफ जाता है, तो इसका पीछा करता है। और ये भादरा जून से जब हुसैन कुल्ली का भादरा जून आता है तो ये भादरा जून से कहां चला जाएगा? ये चला जाता है सिवाना।
जब 1571 में हुसैन कुल्ली खां इसका पीछा करता हुआ भादरा जून जाता है तो मित्रों चंद्रसेन कहा गया सिवाना। सिवाना को क्या कहते हैं? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, जिसके बारे में हमने चर्चा की है पहले। तो सिवाना चला गया। और सिवाना कब चला गया? ये 1573 में, 1573 ईस्वी में मित्रों ये सिवाना पहुंच जाता है। कौन? चंद्रसेन। चंद्रसेन 1573 में जब सिवाना पहुंचता है मित्रों, तो अब की बार भी मित्रों कौन आता है? वापस हुसैन कुल्ली खां आता है। कौन आता है? हुसैन कुल्ली खां। लेकिन हुसैन कुल्ली खां के साथ मित्रों बीकानेर का राय सिंह भी था। बीकानेर का राय सिंह भी मित्रों है वो हुसैन कुल्ली खां के साथ था। केशव दास एक मेड़तिया था, वह भी कहते हैं कि इस अभियान में हुसैन कुल्ली खां के साथ था। जब भादरा जून से 1573 में राव चंद्रसेन सिवाना की तरफ चला गया मित्रों, तो पीछा करता है हुसैन कुल्ली खां। और हुसैन कुल्ली खां के साथ अब की बार कौन है? बीकानेर का राय सिंह भी इस अभियान में साथ था। अब मित्रों अब की बार है मित्रों इस हुसैन कुल्ली खां का क्या है मित्रों? सिवाना पर अधिकार हो जाता है। सिवाना पर भी अधिकार हो गया। किसका मित्रों? हुसैन कुल्ली खां का। तो मित्रों ये सिवाना को छोड़ देता है, और सिवाना को छोड़ देता है, और ये मित्रों है वो आगे जाके पहाड़ियों में चला जाता है। सिवाना की पहाड़ियों में चला जाता है। अब ध्यान रखना मित्रों, जब सिवाना पर जाती है कौन? हुसैन कुल्ली खां की सेना जब सिवाना पर जाती है मित्रों, तो इससे पहले हुसैन कुल्ली खां ने सिवाना से पहले है वो सोजत को जीता था। किसे जीता? सोजत जीता। और सोजत को किससे जीता? इससे मित्रों राव चंद्रसेन का एक भतीजा था। राव चंद्रसेन का भतीजा था। और भतीजा कौन था इसका? चंद्रसेन का भतीजा कल्ला राय मल्लोत। कौन था? कल्ला राय मल्लोत। तो इस कल्ला राय मल्लोत को हराकर, कल्ला राय मल्लोत को हराकर पहले इस हुसैन कुल्ली खां ने किससे जीता मित्रों? सोजत को जीता था। सोजत वाले क्षेत्र पर, राम राम सरदासर वाले, सोजत वाले क्षेत्र पर मित्रों किसका अधिकार था? कल्ला राय मल्लोत का अधिकार था, जो इस चंद्रसेन का भतीजा था। ठीक है मित्रों। अब कल्ला राय मल्लोत को पहले सोजत में हराया, और सोजत में हराने के पश्चात ये सिवाना की तरफ ये सेना बढ़ती है। और सिवाना में जब पता चलता है चंद्रसेन को कि हुसैन कुल्ली खां है वो सिवाना में भी आ गया है, तो मित्रों यहां से सिवाना से भी मित्रों सिवाना का जो भार है, ये सिवाना का भार है वो पत्ता राठौड़ को सौंपता है। पत्ता राठौड़ को सौंपकर सिवाना है वो पत्ता राठौड़ को सौंप देता है। कौन? चंद्रसेन। और पत्ता राठौड़ को सौंपकर स्वयं है वो सिवाना के आगे पहाड़ियों में चला जाता है। देखिए मित्रों, अब तक मैंने इतनी चर्चा की है कि राव चंद्रसेन है वो नागौर दरबार के पश्चात भादरा जून की तरफ चला जाता है। ठीक है, भादरा जून की तरफ कब जाता है? 1571 ईस्वी में जाता है। पीछा कौन करता है इसका? हुसैन कुल्ली खां। जब हुसैन कुल्ली खां भादरा जून में इसका पीछा करता है, तो ये भादरा जून छोड़कर कहां चला गया? सिवाना चला गया। सिवाना कब पहुंच गए? 1573 ईस्वी में कहां पहुंच जाता है? सिवाना। लेकिन इसके पश्चात ये हुसैन कुल्ली खां सिवाना में भी इसका पीछा करता है। और अब की बार हुसैन कुल्ली खां के साथ कौन था? बीकानेर का राय सिंह भी था, और केशव दास मेड़तिया भी इसके साथ था। अब जब ये सेना सिवाना की तरफ प्रस्थान करती है, तो पहले क्या आता है? सोजत आता है। तो मित्रों अब की बार पहले ये सेना हुसैन कुल्ली खां की सेना किसे जीतेगी? सोजत को जीतेगी। और सोजत जो पाली में पड़ता है, सोजत पर किसका अधिकार था? कल्ला राय मल्लोत का। कल्ला राय मल्लोत कौन था? कल्ला राय मल्लोत मित्रों इसका भतीजा था चंद्रसेन का। अब कल्ला राय मल्लोत को हराकर हुसैन कुल्ली खां की सेना पहुंचती है सिवाना में। जब इसे पता चलता है कि सिवाना में भी आ गए हुसैन कुल्ली खां, तो चंद्रसेन सिवाना को छोड़कर सिवाना का भार है अपने विश्वस्त पत्ता राठौड़ को सौंपता है। और पत्ता राठौड़ को सौंपकर ये सिवाना छोड़कर कहां चला गया? पहाड़ियों में चला जाता है। कौन मित्रों? ये चंद्रसेन। और पहाड़ियों में जाकर मित्रों यहीं पर अकबर के विरुद्ध है मित्रों ये छापामार प्रणाली अपनाता है। छापामार प्रणाली की युद्ध है, जो युद्ध प्रणाली है, छापामार युद्ध प्रणाली, अर्थात पहाड़ियों में छिपकर है युद्ध प्रणाली यानी युद्ध अभियान को जारी रखता है। कौन मित्रों? ये चंद्रसेन। और ये भी ध्यान रखना मित्रों, उस उदय सिंह के पश्चात मेवाड़ का जो उदय सिंह था ना, जिसने सबसे पहले छापामार युद्ध नीति अपनाई थी, उस मेवाड़ के उदय सिंह के पश्चात और छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाने वाला जो शासक था वह कौन था मित्रों? वह था मारवाड़ का चंद्रसेन। मारवाड़ का चंद्रसेन है जिसने उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध प्रणाली किसने अपनाई थी मित्रों? इसी चंद्रसेन ने अपनाई थी। अब देखिए मित्रों, ये चला गया सिवानियों से आगे, सिवाना के आगे जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में चला गया। ठीक है,
अब देखो मित्रों 1575 में अब की बार कौन आएगा? जलाल खां। कौन आएगा? जलाल खां आता है। जलाल खां कब आता है मित्रों इसका पीछा करने के लिए? 1575 में। 1575 में इसका पीछा करने कौन आता है मित्रों? 1575 में राय सिंह चंद्रसेन का पीछा करने के लिए जलाल खां आता है। कौन आता है? जलाल खां। और जब विषय पता चलता है इस चंद्रसेन को कि जलाल खां है मेरा पीछा करने है, तो मित्रों इस चंद्रसेन ने, किसने? चंद्रसेन ने मित्रों, इसका एक साथी था, चंद्रसेन का साथी कौन था? देवीदास। कौन था? चंद्रसेन का साथी था देवीदास। तो चंद्रसेन ने अपने साथी देवीदास के साथ मिलकर इस जलाल खां की क्या कर दी मित्रों? हत्या कर दी 1575 में। देखो मित्रों अच्छा क्वेश्चन है, यानी राव चंद्रसेन का पीछा करने गई हुई अकबर की सेना में से कौन सा सेनापति मारा गया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना मित्रों। कौन मारा गया था? जलाल खां। जलाल खां कब मारा गया? 1575 में मित्रों जलाल खां मारा गया। कौन मारा गया? जलाल खां जब चंद्रसेन का पीछा कर रहा था तो चंद्रसेन ने पहाड़ियों में छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई और चंद्रसेन का एक साथी था देवीदास। देवीदास के सहयोग से यहां पर जलाल खां को सल्टा दिया। कब? 1575 में मित्रों यहां पर है जलाल खां की हत्या कर दी। किसने? चंद्रसेन ने। तो याद रखना मित्रों किसकी हत्या हो गई है? जलाल खां की। तो ऐसे क्वेश्चन आते कई बार, हुसैन कुली खां मारा गया था या जलाल खां मारा गया था, शाहबाज खां मारा गया था, कौन मारा गया था? अब देखिए मित्रों 1575 तक की घटना होगी। अब 1575 में मित्रों इसके पश्चात कहते हैं कि इसके बाद में आता है शाहबाज खां। कौन आता है? शाहबाज खां। और शाहबाज खां के नेतृत्व में जो सेना आती है मित्रों उसके साथ सैयद अहमद भी आता है, सैयद हासिम भी आता है। सैयद अहमद और सैयद हासिम भी मित्रों शाहबाज खां के साथ थे। और शाहबाज खां के नेतृत्व में जो सेना आती है वो 1575 में मित्रों सिवाना पर, पूरे सिवाना को घेरकर सिवाना पर अधिकार कर लेती है। शाहबाज खां के नेतृत्व में जो सेना आई 1575 में मित्रों ये पूरे सिवाना को घेर लेती है और सिवाना वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? शाहबाज खां की सेना। अब देखिए मित्रों यहां पर है युद्ध लड़ते लड़ते इस चंद्रसेन के पास है वो धन की एकदम कमी हो गई। यानी युद्ध लड़ते लड़ते हैं चंद्रसेन के पास एकदम धन की कमी हो गई, अपनी सेना का वे उठाना भी इसके लिए मुश्किल हो गया था। अब मित्रों चंद्रसेन को कहते हैं कि इस समय चंद्रसेन ने मित्रों जो अपने पिता मालदेव के जो भी हीरे मोती, जो भी अमूल्य जो मोती थे उनको है मित्रों उनको बेचकर अपनी सेना का वे उठाना पड़ा था। और यहीं पर मित्रों कहते हैं कि इस चंद्रसेन के पास एक पोकरण का किला था। कौन सा था? पोकरण किला था। कहते हैं कि मित्रों 1576 ईस्वी में इसके पास बिल्कुल धन की कमी हो गई थी और धन की कमी होने के कारण इस पोकरण के किले को 1 लाख रुपए में बेचना पड़ा था। पोकरण का किला किसे दिया गया था? हरराय भाटी, जैसलमेर का हरराय भाटी था। उसने चंद्रसेन से कहा कि आप जैसे ही शासक बन जाओगे आप मुझे 1 लाख रुपए वापस दे देना मेरे और पोकरण का किला ले लेना। तो यहां पर मित्रों ध्यान रखना इसने धन की कमी होने गई थी, उसके बावजूद जो पोकरण का क्षेत्र आता था, पोकरण वाला किला आता था, इसी के अधीन था चंद्रसेन के। इसलिए चंद्रसेन ने पोकरण का किला 1 लाख रुपए में दिया था। 1 लाख रुपए में देकर यानी एक उससे धन लिया था और अपनी टीम थी, हाँ अपनी जो भी सेना थी, जो भी अपनी सेना थी उस सेना का वे उठाया था यहाँ पर। किसने? इस चंद्रसेन ने। ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों 7 जुलाई 1580 को 7 जुलाई 1580 को चंद्रसेन ने सोजत जीता। चंद्रसेन ने किसको जीता मित्रों? सोजत का क्षेत्र जीता। 7 जुलाई 1580 को 7 जुलाई 1580 को चंद्रसेन ने मित्रों सोजत वाला क्षेत्र है, इस सोजत वाले क्षेत्र पर है मित्रों कब अधिकार कर लिया था? 7 जुलाई 1580 को सोजत के क्षेत्र पर मित्रों किसका अधिकार हो गया था? चंद्रसेन का अधिकार हो गया था। इसके पश्चात कहते हैं कि मित्रों देखिए ये सोजत पर अधिकार करने के पश्चात चंद्रसेन कहां चला जाता है? सारण के पर्वतों में। कहां पर? सारण के पर्वतों में, सारण की पहाड़ियों में। तो सारण के पर्वतों में, और ये सारण के पर्वत कहां पर है मित्रों? पाली में। सारण के पर्वतों में अपना निवास स्थान बनाता है चंद्रसेन। अपना निवास स्थान कहां पर बनाता है? सारण के पर्वतों में अपना निवास स्थान बनाता है और यह निवास बनाता है सचियाप नामक स्थान पर। कौन सा स्थान है? सचियाप नामक स्थान पर क्या बनाता है? अपना निवास स्थान। तो सारण के पर्वतों में रहने लग जाता है कौन? चंद्रसेन। सारण के पर्वत जो पाली में है यहाँ पर अपना निवास स्थान सचियाप नामक स्थान पर बनाता है।
इसके पश्चात कहते हैं कि मित्रों यहाँ पर रहते हुए इसका विश्वास पत्र है। उस विश्वास पत्र में कहते हैं कि इस चंद्रसेन को यहाँ पर खाने में जहर दे दिया था, खाने में जहर दे दिया था। और खाने में जहर देने के कारण है मित्रों यहाँ पर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। किसकी हो गई, राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1581 को। 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन की मृत्यु कैसे हुई, सारण के पर्वतों में रहते हुए जब चंद्रसेन यहाँ पर है मित्रों खाना खा रहा था, और खाना खाते समय कहते हैं कि इसी का एक विश्वास पात्र था जिसे वर्सेल भी कहते हैं, उसका नाम आता है वर्सेल। और उसने इस चंद्रसेन को मित्रों यहाँ पर खाने में क्या दे दिया, चंद्रसेन को खाने में है जहर दे दिया। और जहर देने के कारण मित्रों 11 जनवरी 1581 को 11 जनवरी 1581 को मित्रों चंद्रसेन की क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। अर्थात एक ऐसा शासक, मारवाड़ का ऐसा शासक जिसने अकबर का प्रबल प्रतिरोध किया, उसकी जीवन लीला मित्रों यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसके पश्चात देखिए मित्रों 1581 से लेकर 83 तक जोधपुर को दुर्ग है मित्रों, इस जोधपुर को मित्रों अकबर क्या घोषित कर देता है, खालसा बैठा देता है, खालसा घोषित कर देता है। अर्थात यहाँ पर है किसी भी शासक का, जोधपुर के शासक का अधिकार नहीं रहता है, यहाँ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। जोधपुर को खालसा घोषिट कर देता है 1581 से लेकर 1583 तक। एक बार मित्रों इतना वापस समझिए जितना मैंने पढ़ाया आपको। राव चंद्रसेन 1562 से 81 तक, उसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ रहे अभी तक पीछे जो हमने पढ़ा था। हाँ देखिए मित्रों, नागौर दरबार के पश्चात, यहां से एक बार वापस समझिए आप, नागौर दरबार के पश्चात है ये हुसैन कुली खां है, इसका पीछा करता है किसका, चंद्रसेन का। चंद्रसेन कहां गया मित्रों, बादराजून चला गया 1571 में, ठीक है 1571 में बादराजून चला गया। लेकिन हुसैन कुली खां जब इसका पीछा करता है तो बादराजून से ये कहां चला गया, सिवाना में आ गया। कहां पर आ गया चंद्रसेन, सिवाना में। सिवाना में भी हुसैन कुली खां राय सिंह के नेतृत्व में सेना लेकर जाता है, और सिवाना में भी जब पीछा करता है 1573 में, तो अब की बार मित्रों ये है वो कहां पर चला गया, चंद्रसेन है आगे पहाड़ियों में चला जाता है। और इधर सिवाना में जाने से पहले हुसैन कुली खां ने सोजत जीता था। कौन सा जीता था, सोजत जीता था मित्रों, सोजन के कल्ला राय बलोद को हराया था, ठीक है। इसके पश्चात है सिवाना में जब इसकी सेना जाती है हुसैन कुली खां की, तो सिवाना का भार पत्ता राठौड़ को सौंप कर ये स्वयं पहाड़ियों में अकबर के विरुद्ध है मित्रों यहाँ पर छापामार युद्ध प्रणाली अपनाता है। कौन सी युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली अपनाता है। मारवाड़ का प्रथम शासक या उदय सिंह के पश्चात राजपूताने का दूसरा शासक जिसने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई वह कौन था, चंद्रसेन था, ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों 1575 में जलाल खां आता है। कौन आता है, जलाल खां आता है मित्रों। और जलाल खां के आने का जब खबर मिलती है चंद्रसेन को, तो पहाड़ियों से छुपकर ये छापामार युद्ध प्रणाली अपनाता है और अपने साथी देवीदास के साथ मिलकर इस जलाल खां की क्या कर देता है, हत्या। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, अकबर के द्वारा अभियान भेजे गए उनमें किसकी हत्या हुई थी, जलाल खां की हत्या हो गई, ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों शाहबाज का आता है 1575 में, सिवाना पर ये अधिकार कर लेता है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए 7 जुलाई 1580 को चंद्रसेन ने सोजत जीत लिया। सोजत जो पाली का क्षेत्र था वहां पर चंद्रसेन का अधिकार होता है। इसके पश्चात चंद्रसेन ने अपना अंतिम समय सारण के पर्वतों में जो पाली में है सच्याप नामक स्थान पर मित्रों इसने अपना अंतिम समय बिताया, जहां पर 11 जनवरी 1581 को इसी के विश्वास पात्र ने खाने में इसे जहर दे दिया, जिसके कारण है इसकी क्या होगी, मृत्यु। अब देखिए मित्रों 1581 में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया अकबर ने। 1581 से लेकर 83 तक जोधपुर पर है मुगलों का अधिकार रहता है, अर्थात किसी भी जोधपुर के शासक को शासन से वंचित रखा जाता है। अब देखिए मित्रों चंद्रसेन के बारे में बात की जाए तो इस चंद्रसेन ने देखो एक तो छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी, छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी उदय सिंह के पश्चात, और इसी छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। इसी छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किसने किया था मित्रों, प्रताप ने। प्रताप ने है मित्रों इसी छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था, इसीलिए इसे कहते हैं प्रताप का पथगामी। प्रताप का पथगामी, महाराणा प्रताप का पथगामी कहते हैं इसे, महाराणा प्रताप का इसे कहते हैं महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। आपसे पूछ ले महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी किसे कहते हैं,
महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी किसे कहते हैं मित्रों? ये कहते हैं राव चंद्रसेन को। और इसे कहते हैं मित्रों मारवाड़ का प्रताप। क्या कहते हैं मित्रों? मारवाड़ का प्रताप, यानी एक ऐसा शासक जिसने महाराणा प्रताप की तरह, जिस प्रकार मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार इस राव चंद्रसेन ने भी अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए इसने अधीनता, उस अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बदले कांटों के रास्ते को चुना था। किसने? इस राव चंद्रसेन ने। इसीलिए जिस प्रकार मेवाड़ का महाराणा प्रताप था, उसी महाराणा प्रताप को जो दूसरा रूप है वो मारवाड़ का कौन था मित्रों? चंद्रसेन। इसलिए इसे कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप। मोनोत नैन सिंह ने इसे क्या कहता है मित्रों? मोनोत नैन सिंह ने इसे क्या कहा है? मोनोत नैन सिंह ने इस चंद्रसेन को क्या कहा है मित्रों? मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक मोनोत नैन सिंह ने चंद्रसेन को क्या कहा है मित्रों? मोनोत नैन सिंह ने मित्रों चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, भूला बिसरा नायक भी कहा है। फॉरगॉटन ऑफ मारवाड़। हाँ, तो मारवाड़ का है मित्रों भूला बिसरा जो नायक है वो किसे कहा है मित्रों? वो चंद्रसेन को कहा है। किसने कहा है? मोनोत नैन सिंह ने कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखनी मित्रों, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मित्रों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या महाराणा प्रताप मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? चंद्रसेन को कहते हैं। ये ध्यान रखना मित्रों। मेवाड़ के जिस प्रकार महाराणा प्रताप थे, उसी प्रकार मारवाड़ का उस प्रताप का पथ प्रदर्शक अग्रगामी है वो कौन था? ये चंद्रसेन था। और नैन सिंह ने से क्या कहा है? नैन सिंह ने से मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों, इसके पश्चात देखिए 1583 में शासक कौन बनेगा? इसी चंद्रसेन का भाई कौन था मित्रों? उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। इसी चंद्रसेन का भाई था मित्रों, मोटा राजा उदय सिंह इसका भाई था। वह शासक बनता है 1583 में अकबर की कृपा पात्र से, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वह 1583 में शासक बनेगा। हाँ, अब मित्रों शासक कौन बनेगा? मोटा राजा उदय सिंह। इसी का भाई था, बड़ा भाई मोटा राजा उदय सिंह। ये शासक का बनता है 1583 से लेकर 95 तक ये शासक रहता है। इसके काल की प्रमुख घटना क्या है कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तथा उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वह कौन था मित्रों? मोटा राजा उदय सिंह। तो मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अर्थात अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था मित्रों? ये मारवाड़ का शासक था मोटा राजा उदय सिंह। और इसने देखो अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। अकबर का पुत्र कौन था मित्रों? जहांगीर, जिसे सलीम भी कहते थे। इस जहांगीर के साथ है मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई, जिसे मानमती भी कहते हैं, उसे ही जगत गोसाई भी कहते हैं, उसका विवाह किया था। तो जहांगीर के साथ मोटा राजा उदय सिंह ने जहांगीर के साथ किसका विवाह किया था? अपनी पुत्री मानबाई, मानमती, उसे ही जगत गोसाई कहते हैं। जगत गोसाई का क्या किया था? विवाह किया था। और इसी मानबाई और जहांगीर की जो संतान थी वो खुर्रम था मित्रों।
ठीक है मित्रों। तो मानबाई या मानवती जिसे जगत गोसाई भी कहते हैं मित्रों, इसका विवाह किसके साथ किया? जहांगीर के साथ। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र था, जिसे सलीम भी कहते हैं मित्रों, ध्यान रखना। हाँ, और ये जोधपुर की थी, जोधपुर की थी, इसलिए इसे जोधाबाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे जोधाबाई भी कहते हैं, ध्यान रखना मित्रों। जोधपुर की थी इसलिए इसे जोधाबाई भी कहते हैं। और इस जहांगीर की और मानबाई की संतान खुर्रम थी। कौन थी? खुर्रम। अब जो मोटा राजा उदय सिंह है मित्रों, इसके काल की बात की जाए तो सबसे पहले मारवाड़ जो चित्रकला शैली है उस पर मुगल प्रभाव, तो मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा, ये मैंने बता दिया आपको चित्रकला में। मारवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव, मारवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव है वो सबसे पहले किसके काल में पड़ा था? मोटा राजा उदय सिंह के काल में मारवाड़ शैली पर क्या पड़ा था? मुगल प्रभाव पड़ा था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों, जो मोटा राजा उदय सिंह है उसका पुत्र था, उसका पुत्र कौन था मित्रों? किशन सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र कौन था? किशन सिंह। ये किशन सिंह है मित्रों, कहां से लगता है? किशनगढ़ जाकर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। तो किशनगढ़ में राठौड़ वंश का संस्थापक, किशनगढ़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? किशनगढ़ में राठौड़ वंश का संस्थापक किशन सिंह था। ये किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। और 1595 ईस्वी में मित्रों इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी लाहौर अभियान के दौरान। अकबर ने इसे लाहौर पर भेजा था, लाहौर अभियान के दौरान इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो मोटा राजा उदय सिंह के काल की प्रमुख घटना क्या है? मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता या मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ठीक है, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने अपनी पुत्री, उदय सिंह ने अपनी पुत्री कौन थी मित्रों? मानबाई, मानमती या जगत गोसाई का विवाह किसके साथ किया था? इसने जहांगीर के साथ किया था, जो अकबर का पुत्र था, ठीक है मित्रों। और मारवाड़ चित्रकला शैली पर सबसे पहले मुगल प्रभाव है वो मोटा राजा उदय सिंह के काल में पड़ा था। उदय सिंह का जो पुत्र था किशन सिंह, ये किशनगढ़ में जाकर है मित्रों है राठौड़ वंश की स्थापना करता है, ठीक है मित्रों। इतना हो गया। अब देखिए मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जो शासक बनता है वह बनता है सूर सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में शासक कौन बनता है? सूर सिंह। 1595 से लेकर 1619 तक, 1595 से लेकर 1619 तक शासक कौन रहता है मित्रों? सूर सिंह शासक रहता है। किसके समकालीन था? ये अकबर व जहांगीर के समकालीन था। अकबर व जहांगीर का काल था। 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर बना था शासक। तो अकबर और जहांगीर के समकालीन कौन था मित्रों? ये सूर सिंह अकबर और जहांगीर के समकालीन था। और मित्रों इस अकबर ने इसे सवाई राजा की उपाधि दी थी। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, सवाई राजा की उपाधि। मारवाड़ के किस शासक को सवाई राजा की उपाधि दी गई है? मारवाड़ के किस शासक को सवाई राजा की उपाधि मिली? तो मारवाड़ के सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि मिली थी, जो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। किसने दी उपाधि? अकबर ने। किसने दी? अकबर ने। और मित्रों एक सवाई राजा की उपाधि हमें जयपुर में पड़ी थी, हाँ आमेर रियासत में पड़ी थी ना। आमेर का शासक था सवाई जय सिंह, तो उसको सवाई की उपाधि दी थी। वो किसने दी थी? वो औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने, ठीक है। अब देखिए मित्रों सूर सिंह के काल में आपको यह भी ध्यान में रखना है, ये सूर सिंह है मित्रों, ये देखो उसका पुत्र था खुर्रम। इस जहांगीर का पुत्र कौन था मित्रों? खुर्रम। और हमने जब मेवाड़ रियासत पढ़ी थी मित्रों, मैंने मेवाड़ रियासत पढ़ाई थी आपको, उस समय बताया था जब ये खुर्रम है ये अमर सिंह के काल में आक्रमण करता है और मेवाड़ जब प्रथम बार संधि करता है मुगलों के साथ, तो अमर सिंह के काल में हुई थी। और अमर सिंह के काल में जो संधि हुई थी वह कारण था खुर्रम, क्योंकि खुर्रम ने बार बार आक्रमण किए थे चित्तौड़ पर उस समय। तो जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था खुर्रम ने 1613 में, तो मित्रों उस अभियान पर है वो खुर्रम के साथ कौन थे? सूर सिंह। तो खुर्रम के साथ है वो चित्तौड़ अभियान पर या मेवाड़ अभियान पर मारवाड़ का शासक कौन था मित्रों? वह कौन था मित्रों? सूर सिंह था। तो खुर्रम के साथ 1613 में मेवाड़ अभियान पर गए। कौन गए? सूर सिंह। तो खुर्रम के साथ 1613 में मेवाड़ अभियान पर जाने वाला मारवाड़ का शासक कौन था मित्रों? ये सूर सिंह था। अकबर ने इसे 2000 का मनसब भी दिया था, जिसे बढ़ाकर जहांगीर ने 3000 का कर दिया था, ठीक है। और सूर सिंह ने मित्रों सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया था। जोधपुर में सूर सागर तालाब एक मोती महल, ये कहते हैं इनका निर्माण है इसी ने करवाया था, सूर सिंह ने। तो ये हो गया आपका सूर सिंह।
इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि सवाई राजा की उपाधि मित्रों अकबर ने दी थी, आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरी बात है, खुर्रम के साथ है ये मेवाड़ अभियान पर गया था। ये दोनों बात ध्यान रखनी है। सूर सागर तालाब और मोती महल जोधपुर में इसी ने बनाए थे। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ तो चले आगे। एक शासक और पढ़ते हैं मित्रों आज, गज सिंह पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो जसवंत सिंह आएंगे उनका अध्ययन कल कर लेंगे। नेक्स्ट शासक कौन सा मित्रों? सूर सिंह का पुत्र कौन था मित्रों? गज सिंह। 1619 से लेकर 1638 तक शासक कौन रहता है? गज सिंह। 1619 से लेकर 38 तक नेक्स्ट शासक रहता है मित्रों गज सिंह। हाँ बिल्कुल, बस एक शासक और है महादेव जी, इसके बाद में आपकी छुट्टी हो जाएगी। गज सिंह के काल की बात की जाए तो मित्रों गज सिंह भी दो के समकालीन हो गया। देखो 1623 में उसके बाद में जो जहांगीर के बाद में सांझा शासक बन जाता है, तो इसलिए जहांगीर और सांझा के क्या हो जाएगा? समकालीन हो जाएगा। जहांगीर और सांझा के समकालीन। और मित्रों जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी मित्रों? गज सिंह को दल थंबन। ये भी इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार आई है मित्रों। जहांगीर ने किस मारवाड़ के शासक को दल थंबन की उपाधि दी? दल थंबन अर्थात शत्रु सेनाओं को जीतने वाला, शत्रु सेनाओं का विघटन करने वाला, वह कौन था? मारवाड़ का था गज सिंह। अर्थात जब जहांगीर है मित्रों, इस जहांगीर ने गज सिंह को अपने पुत्र, जहांगीर का पुत्र कौन था? खुर्रम। खुर्रम ने 1623 में जब जहांगीर का विद्रोह कर दिया था, जहांगीर के सामने है, तो उस समय खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था? अपने पुत्र खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने इस गज सिंह को भेजा था। और गज सिंह ने उन सेनाओं का डटकर सामना किया था। इसलिए कहते हैं कि इसे दल थंबन की उपाधि जहांगीर ने दी थी। दल थंबन अर्थात शत्रु सेना को रोकने वाला। ठीक है मित्रों, तो ये दल थंबन की उपाधि से मिली थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और गज सिंह के काल में मित्रों हेमकवि ने ग्रंथ लिखा गुण भाषा चित्र। गुण भाषा चित्र ग्रंथ है, वो हेमकवि ने लिखा। केशवदास गार्डन चारण कवि था एक। गज गुण रूपक, गज गुण रूपक ग्रंथ लिखा गज सिंह के काल में मित्रों। गज सिंह के काल में हेमकवि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? गुण भाषा चित्र। कौन सा लिखा? गुण भाषा चित्र हेमकवि ने लिखा। और केशवदास गार्डन, केशवदास गार्डन जो चारण कवि था, उसने गज रूपक ग्रंथ लिखा था। गज गुण रूपक, गज गुण रूपक ग्रंथ लिखा। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, गज सिंह के काल की आपको इतनी ज्यादा आगे ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि गज सिंह है, इस गज सिंह ने अपनी एक पासवान रानी थी अनारा बेगम। गज सिंह की पासवान रानी कौन थी? अनारा बेगम। और इस अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने अपने पासवान रानी अनारा बेगम के कहने पर किसे शासक बना दिया? किसे शासक नियुक्त कर दिया? अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को। किसे? अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को शासक नियुक्त कर दिया। तो मित्रों जो गज सिंह है, इस गज सिंह ने अपनी पासवान रानी अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को क्या कर दिया? शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन इसका बड़ा पुत्र कौन था? उसका गज सिंह का बड़ा पुत्र कौन था मित्रों? अमर सिंह। बड़ा पुत्र कौन था मित्रों? अमर सिंह राठौड़ है, वो गज सिंह का क्या था मित्रों? बड़ा पुत्र है। ये बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौड़, गज सिंह का। अब ये अमर सिंह राठौड़ अपने पिता से क्या हो जाता है मित्रों? नाराज हो जाता है। अमर सिंह राठौड़ है, अपने पिता से नाराज होकर कहां चला गया? नागौर में। अर्थात किसकी शरण चला गया? ये साझा की शरण में। अमर सिंह है मित्रों, अमर सिंह साझा की शरण में चला जाता है अपने पिता से नाराज होकर। और साझा है मित्रों, साझा इससे क्या देता है? नागौर का परगना देता है। नागौर का परगना देता है। कौन देता है मित्रों नागौर का परगना? साझा। जो साझा है मित्रों, ये साझा है, अमर सिंह को कौन सा परगना देता है? नागौर का परगना देता है। नागौर का परगना है, ये साझा इसे देता है। वो नागौर में रहता है और नागौर में इसे एक राव की उपाधि देता है। साथ में कौन सी उपाधि देता है इसे? राव की उपाधि।
राव की उपाधि कौन देता है? अमर सिंह को शाहजहां राव की उपाधि देता है। अब मित्रों देखो, इससे अमर सिंह को यहाँ पर नागौर का सूबेदार बना दिया गया था, नागौर का सूबेदार बना दिया गया था और यहीं पर अमर सिंह रहने लग जाता है। अब अमर सिंह के काल में दो प्रमुख बातें याद रखनी है आपको, दो प्रमुख बातें याद रखनी है। हाँ, पासवान क्या होता है? रवि जी, पासवान की बात की जाए तो पासवान ये दासियां होती थी, और यदि किसी दासी पर राजा का है वो इतना मन आ जाता, या किसी दासी से राजा इतना खुश हो जाता था कि उस दासी को है सोने चांदी के जो आभूषण पहनने की वह अनुमति दे देता, तो वह बाद में पासवान कहलाती थी और वो अपने पासवान रानी के समान उसे प्रेम करता था। ठीक है, उन्हें पासवान कहते हैं। ठीक है, तो नागौर का परगना है वो शाहजहां को प्रदान किया गया। सॉरी, शाहजहां ने नागौर का परगना है किसे दिया? शाहजहां ने नागौर का परगना है मित्रों इस अमर सिंह राठौड़ को सौंप दिया। अब देखो मित्रों, अमर सिंह राठौड़ जब नागौर का सूबेदार था उसी समय एक तो हुई मत्तीरे की राड़। कौन सी राड़ हुई? मत्तीरे की राड़। हाँ, मत्तीरे की राड़ कब हुई? 1644 में। मत्तीरे की राड़ कब हुई मित्रों? 1644 में मत्तीरे की राड़ हुई। किन किन के मध्य हुई? इधर तो देखा अमर सिंह था, अमर सिंह विरुद्ध कौन था? बीकानेर का शासक कौन था उस समय? करण सिंह। बीकानेर का शासक कौन था मित्रों? करण सिंह। अब ये मत्तीरे की राड़ किस प्रकार हुई? देखो, इधर तो नागौर, इधर आ गया बीकानेर। नागौर का एक गांव था जाखनिया गांव, नागौर का था जाखनिया गांव, और उधर बीकानेर का एक गांव था खेलवा। तो नागौर का जाखनिया गांव है मित्रों, उसमें एक मत्तीरे की बेल लगी थी, और ये मत्तीरे की बेल फैलकर है मित्रों वो किस खेत में जा लगी? यानी ये बेल फैलकर है मित्रों नागौर के खीलवा गांव का एक खेत था, उस खेत में जाकर उस बेल के क्या लग गया? मत्तीरा लग गया। अब मित्रों ये नागौर का खीलवा गांव का जो किसान है ये उस कहता है कि ये तो मत्तीरा मेरा है, इस मत्तीरे को तो मैं तोड़ूंगा। लेकिन ये जाखनिया गांव का जो नागौर का जाखनिया गांव है वहां का किसान कहता है ये बेल तो मेरे खेत में उगी थी, ये बेल तो मेरे खेत में उगी थी और इस पर जो अधिकार है वो मेरा है। लेकिन ये बीकानेर का किसान कहता है कि नहीं, ये मत्तीरा तो मेरे, हाँ लो राम स्वरूप जी ने मत्तीरा लगा भी दिया है, हाँ यहाँ पर है, ये बेल तो मेरे खेत में आ गई है और मत्तीरा मेरे खेत में लगा है, इसलिए मत्तीरे पर अधिकार तो किसका है? मेरा है। इस प्रकार इन दोनों में क्या हो जाता है मित्रों? यहाँ पर विवाद हो जाता है और ये फिर गांव के सामंतों को एकत्रित करते हैं। अब गांव के सामंत भी इनमें है, विवाद का निपटारा नहीं कर पाते, आपस की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ, दोनों की क्या, एक मत्तीरे को लेकर स्वाभिमान की लड़ाई हो गई। यहाँ पर मत्तीरे को लेकर स्वाभिमान जाग गया दोनों का, दोनों पक्षों से गांव के जो लोग हैं वो एक दूसरे के विरोधी हो गई, सामंतों तक बात गई और सामंतों से बात कहां पर गई मित्रों? शासकों तक चली गई। इधर शासक थे करण सिंह, इधर है मित्रों नागौर का परगना किसके पास था? ये थे अमर सिंह राठौड़ के पास था। अब जब शासकों की बात चली तो दोनों शासक भी अपने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं भाई, दोनों की तरफ से। तो इस मत्तीरे को लेकर मित्रों इधर तो था अमर सिंह जो नागौर का था, ठीक है, और करण सिंह था बीकानेर का। इन दोनों में है युद्ध होता है 1644 में, और इस युद्ध में मित्रों विजय कौन होता है? विजय होता है मित्रों अमर सिंह। तो अमर सिंह जो नागौर का था इसने मित्रों मत्तीरे की राड़ में बीकानेर के करण सिंह को हरा दिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों एक बात और ध्यान में रखनी है, इसी अमर सिंह ने मित्रों शाहजहां के दरबार में उसका एक फौजबख्श था सलावत खां। कौन था? सलावत खां। शाहजहां के दरबार में उसका एक फौजबख्श था सलावत खां। इस सलावत खां ने मित्रों एक बार है कहते हैं कि इस अमर सिंह राठौड़ को बड़े दरबार में गंवार कह दिया था। कहां से है गंवार तू? यानी शाहजहां के दरबार में जब उसके फौजबख्श सलावत खां ने इस अमर सिंह को भरे दरबार में गंवार कह दिया था, तो मित्रों इस अमर सिंह ने अपनी कटार निकालकर उसी समय सलावत खां की क्या कर दी मित्रों? हत्या कर दी। कटार से इस सलावत खां की कहते हैं कि गर्दन उसी समय है सलावत खां की गर्दन उड़ा दी थी, और इसीलिए मित्रों इसी अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं कटार का धनी। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं? कटार का धनी कहते हैं। कटार का धनी किसे कहते हैं मित्रों? अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं। और जो पश्चिमी राजस्थान है मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में अमर सिंह राठौड़ की लोकगीत या लोक ख्याल भी वहां पर इसकी वीरता की जो लोक ख्याल है वो भी गाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों ये है आपका अमर सिंह राठौड़।
तो देखिए मित्रों, गज सिंह के काल की प्रमुख घटना एक तो है जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपाधि दी। गज सिंह के संदर्भ में आपको यह प्रश्न रखना याद करना है, गज सिंह को क्या उपाधि मिली? दल थंबन की उपाधि। गज सिंह के काल में हेम कवि ने गुण भाषा चित्र ग्रंथ लिखा, केशवदास गार्डन ने गज गुण रूपक ग्रंथ लिखा। इसके पश्चात देखो मित्रों, गज सिंह ने अपनी पासवान रानी अन्नारा बेगम के कहने पर शासक किसे बना दिया? जसवंत सिंह को शासक बना दिया, लेकिन जसवंत सिंह छोटा था, इस कारण है बड़ा पुत्र अमर सिंह गज सिंह नाराज हो गया, वो चला गया सांझा की शरण में और सांझा ने उसे नागौर का परगना दे दिया, ठीक है, और वड़ाव की उपाधि दी। इसके पश्चात इसी के कार्यकाल में नागौर में एक तो मतीरे की राड़ हुई मित्रों, बीकानेर के करण सिंह और नागौर का अमर सिंह के मध्य, जिसमें अमर सिंह विजय हुआ 1644 में। इसी अमर सिंह राठौर ने सांझा के दरबार में सलावत खां की क्या कर दी थी? गर्दन उड़ा दी थी, क्योंकि सलावत खान ने इसे गंवार कह दिया था। और इसे ही मित्रों क्या कहते हैं? कटार का धनी भी अमर सिंह राठौर को कहते हैं। तो मित्रों ये आपका है मित्रों अमर सिंह, जिसकी छतरी भी नागौर के दुर्ग में मैंने आपको बताई थी, 16 खंभों की जो छतरी है वो नागौर में है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार ये आपका मित्रों ये आज वाला कंप्लीट टॉपिक है, ये हो जाता है। इसके पश्चात कल हम पढ़ेंगे जसवंत सिंह प्रथम। धन्यवाद मित्रों।